जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 8 में। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है, यानी कि संशोधन की प्रक्रिया क्या है। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी देखेंगे। और यूपीएससी के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई साधारण लेक्चर नहीं है, ये अदर चैनल के जैसा लेक्चर नहीं है जहाँ पे बहुत हल्के से बात करके जो है फिर एक कोचिंग का प्रचार करके जो है निकल लिया जाए। दोस्तों चलिए जो है आज हम जो है इस लेक्चर की स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है आज के लेक्चर का हमारा जो एजेंडा होगा वो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा जो है जानकारी शेड्यूल का दूंगा। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा वर्ड क्यों लगा दिए। उसके पीछे दोस्तों कारण ये है क्योंकि शेड्यूल जो है आपको अभी एक साथ नहीं सारी पढ़ाई जा सकती हैं क्योंकि उसके पीछे कारण ये है क्योंकि अभी जो है 8th लेक्चर चल रहा है, 8वां लेक्चर चल रहा है, ठीक है। और अभी 8वां लेक्चर चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये दोस्तों प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बना दी है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो आपको नहीं पता है तो दोस्तों ये चैनल पूरा यूपीएससी और पीएसआई और ऑप्शनल को जो है पढ़ाता है। यहाँ पे जो है डब्बा खोलने का काम नहीं होता है, यहाँ पे फालतू कंटेंट नहीं मिलेगा, सब काम का कंटेंट मिलेगा। सारे वीडियो हमारे घंटे घंटे भर के जो है लेक्चर देने पे ही जाते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप देखिए कंटेंट भर के रखा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर सब, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसको हमने पढ़ाया ना हो। तो चलिए जो है आज के लेक्चर को स्टार्ट करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं एजेंडा दोस्तों वीडियो का ये होगा कि आज हम सबसे पहले शेड्यूल और जो पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी लेंगे। क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के फुर्सत होगे ना तो आपको शेड्यूल भी समझ आएगा और फिर पार्ट भी समझ आ जाएंगे। लेकिन हमने आपकी सहूलियत के लिए जो है इसमें डाल दिए हैं ताकि जो है आपको ये ना लगे कि सर ने पढ़ाया नहीं या सर ने बताया नहीं। तो लेक्चर दोस्तों स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले जो है ये कहाँ गया फ्रांस का दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, ठीक है। फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैं क्वेश्चन डालना भूल गया था। दरअसल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो क्वेश्चन दोस्तों जो है आपकी पीपीटी में डाल दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप हमारे जो ये मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीपीटी मांग सकते हो। बहुत से लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर पीपीटी कहाँ मिलेगी जहाँ पढ़ाते हो आप। अरे भैया पूरा वीडियो जब देखोगे नहीं तो तुम्हें समझ कहाँ से आएगा। बस शुरू देखा आखिरी देखा, बस जो है चल दिए शार्टकट चल पढ़ो। जाए लक्ष्मीकांत में, लक्ष्मीकांत से कुछ ना होने वाला, पढ़ के देख लो जा करके। मेंस का क्वेश्चन एक साल हो जाए तो तुम बताना लक्ष्मीकांत से। तो ये जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें जो है मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया है, ठीक है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, इसको मैं अपडेट करता रहता हूँ समय के साथ, ठीक है। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया था उस दिन फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन दोस्तों उस दिन छूट गया था कवर करना। हालांकि मैंने पढ़ा दिया था, बस उसका आंसर देना भूल गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों है क्रिटिकली मैंने इग्नोर कर दिया था कि ये क्वेश्चन है भी। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। तो ये क्वेश्चन का दोस्तों जो है मैं आपको अपडेट दे दूं। हालांकि पढ़ा तो उसी दिन दिया था, बस इसका आंसर जो है बाकायदा रूप से लिख करके मैंने जो है आपकी पीपीटी में डाल दिया है। इसको एक बार आप पढ़ दीजिएगा, ठीक है। उस दिन भूल गया था मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेना तब कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं वो दोस्तों टोटल कितनी है, 12 शेड्यूल हैं, ठीक है। हर शेड्यूल जो है उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल होते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न उस शेड्यूल में होते हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल में जो है आपकी स्टेट, यूनियन टेरिटरी इत्यादि की जो है लिस्ट है। सेकंड शेड्यूल में जो है आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज या अदर जो ऑफिशियल होते हैं, नॉट यूपीएससी, ईसीआई या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन लोगों की जो चेयरमैन की जो शपथ है वो नहीं छोड़, वो हटा दो, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, जज और अदर जो ऑफिशियल होते हैं उनकी सैलरी, अलायंस और जो प्रिविलेज होती हैं, विशेषाधिकार होते हैं, वो जो है सेकेंड शेड्यूल में है। इसमें यूपीएससी, ईसीआई और एजीआई नहीं आएगा। थर्ड शेड्यूल में अगर हम बात करें जाएँ तो इसमें जो है जो शपथ होती है, ठीक है, जो कि हर नेता इसे झूठी लेता है। तो थर्ड शेड्यूल में जो है आपकी ओथ है, जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होती है ना उनकी शपथ जो है क्या ली जाएगी, उसका क्या टेम्पलेट होगा वो है। जैसे प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। फोर्थ शेड्यूल जो है वो जो है सीट्स के बारे में है कि यूनियन टेरिटरी में जो है और यूनियन टेरिटरी और स्टेट की जो है कितनी सीटें जो है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में जाएंगी। जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश का बताऊं तो उत्तर प्रदेश के 31 यानी कि 31 मेंबर जो है राज्यसभा में जाते हैं। ऐसे आप अपना कमेंट करके बताइए। फिफ्थ शेड्यूल में जो है उसमें शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है
वो जो है उसकी जानकारी आपको 5th शेड्यूल में मिलेगी। 6th शेड्यूल क्या होती है? अब दोस्तों देखो, एक बात समझ लो, जैसे अभी मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा उच्च लेवल का आदमी हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ पता होगी, और इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता नहीं हूँ। जैसे आपके दिमाग में सवाल आया होगा शेड्यूल एरिया क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब क्या होती हैं। तो ये दोस्तों एक प्रकार से ऐसे मान लो कि कुछ एरिया जो है शेड्यूल कर दिए जाते हैं, कुछ ट्राइब जो है चिन्हांकित कर दी जाती हैं, तो वो कुछ स्पेशल जो है उनको राइट्स मिल जाते हैं उनके प्रशासन से रिलेटेड, जैसे अभी हाल ही में लद्दाख को दिए गए, ठीक है, रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो ऐसा मामला होता है। बाकी जो है आपको इन फ्यूचर पता चलेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, जब ये चैप्टर आएगा तब बताऊंगा। अगला दोस्तों 6 आर्टिकल है। 6 आर्टिकल में जो है, जो प्रशासन है ट्राइबल एरिया का, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोविज़न है। 7 शेड्यूल में जो है आपकी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, और ये आर्टिकल 246 डील करता है। आर्टिकल 246 में दोस्तों पार्लियामेंट के पास जो है ये यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार है। अब दोस्तों जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पर स्टेट और यूनियन दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कानून सेंटर ने बना दिया तो स्टेट वाला नहीं माना जाएगा। तो इसमें लेकर के अक्सर जो है बवाल होते रहते हैं, ठीक है। सरकारी आयोग दुनिया का जो है कमीशन बन चुका है, वेस्ट बंगाल का बन चुका है कि स्टेट को जो है अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करने दिया जाए, क्यों ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जाता है वगैरह वगैरह करके। स्टेट की ऑटोनॉमी जो है कुछ है ही नहीं, स्टेट जो है जनता के द्वारा चुन के आता है, सेंटर अपना झोंक देता है करके। तो दोस्तों ये 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसको भी मैंने आज आपकी PDF में डाल दिया है, तो मैं आपको दिखा दूं। तो ये दोस्तों यूनियन लिस्ट आपकी डाल दी जा चुकी है, तो आप ये मत कहिएगा कि यूनियन लिस्ट नहीं डाली, तो ये पूरी डाल दी है। आपका सवाल होगा का क्या सर इसको याद करना है? नहीं याद करना है, बस ऐसे देख लो, ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा आपको क्लिक कर जाएगा दिमाग में। ये स्टेट लिस्ट डाल दी है, और जो है आपकी मैंने कनकरेंट लिस्ट भी डाल दी है, ठीक है। तो कनकरेंट, स्टेट और जो है सेंट्रल लिस्ट आपकी तीनों डाल दी हैं। आराम से PDF में देख लीजिए, और बस ऐसे नज़र एक फिरा लेना कि जो है क्या है, लिस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इतना ज़रूरी नहीं कि रटना है, रटना नहीं, बस देख लो एक बार कि हाँ ये इस लिस्ट में आता सब्जेक्ट है, कौन कानून बना सकता है। 8 शेड्यूल में आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज की गई हैं। 9th शेड्यूल में दोस्तों जो है वो कानून डाले जाते हैं, खासकर ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जो है इसको बनाया गया था, ताकि जो लैंड रिफॉर्म उस समय करने थे उनको जो है वो जो कानून होते थे उनको 9th शेड्यूल में डाल देते थे। तो इससे क्या होता था कि जुडिशरी जो है वो उस पर रिव्यू नहीं कर पाती थी, समझ रहे हो, क्योंकि जुडिशरी अगर हर लैंड वाले पे रिव्यू करेगी, क्योंकि उस समय संपत्ति का अधिकार जो है वो तो अधिकार था, तो इसलिए लोग जो है लैंड रिफॉर्म होने नहीं दे रहे थे, कोर्ट चले जाते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9th शेड्यूल बनाई और उसमें जो है इनको डाला, ताकि जो है इन पर रिव्यू ना हो सके, ठीक है। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का वर्डिक्ट है कि जो है वो फेयर तरीके से हो और उस पर भी रिव्यू हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। 10th शेड्यूल की अगर बात की जाए तो 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि जैसे आया राम गया राम का पहले कॉन्सेप्ट चलता था, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ दरअसल 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत आया। ये क्या है? इसमें दोस्तों ये होता है कि अगर कोई एक नेता या मान लो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी जिस पार्टी से वो आता है उस पार्टी में वोटिंग ना करके दूसरे की पार्टी में वोटिंग करता है, जब उस पार्टी ने विप जारी कर रखा हो। विप का मतलब क्या होता है? विप का मतलब ये होता है कि जितने हमारे पार्टी मेंबर हो हम ही वोट देना, लेकिन तुमने क्या किया, तुम दूसरी पार्टी में जो है वोट करिए है, मेंबर हमारी पार्टी के, तो इसको कहते हैं, मतलब इससे कुछ नहीं होगा। पार्टी हालांकि आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये पूरा जो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, ये पूरा डिपेंड करता है स्पीकर पे। अगर एक कोई पार्टी का नेता अगर पार्टी बदलता है, मान लो ये पार्टी से वह पार्टी में एक चला गया, तो जो है एक चला गया, दो चले गए, तो जो है उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत स्पीकर चाहे तो उसकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो छीन सकता है, स्पीकर के पास ताकत है। लेकिन अगर जो है एक, अभी मैं आगे पढ़ाऊँगा कि कुछ नंबर जो है स्पेशल होता है, उतने मेंबर अगर जाते हैं, ट्रांसफ़र होता है, तो ये जो है मतलब कोई बेईमानी नहीं होगी, वो स्पीकर नहीं हटा सकता है, ठीक है। तो शायद जो है 2/3 होता है नंबर, और मैं 1/3 और 2/3 में कन्फ्यूजन हो रहा हूँ, शायद 2/3 होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो आता है 11 शेड्यूल। तो 11 शेड्यूल में जो है वो पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन थे, तो उनके लिए जो है इसमें प्रोविज़न है।
ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और जो 12th शेड्यूल है उसमें जो है जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, नगर पालिका वगैरह, तो उनके लिए जो है शेड्यूल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ अमेंडमेंट जान लेते हैं, क्योंकि पहले संविधान में जो है अगर बात की जाए तो कम ही शेड्यूल होती थी, जैसे 8 ही शेड्यूल होती थी। ठीक है, और अब जो है ज़्यादा शेड्यूल होने लगी। दोस्तों हाँ सही है, 2/3 ही है, और मैं सही बोला था। तो क्या बोल रहा था दोस्तों, संविधान में हमारे अमेंडमेंट हुए तो उससे कई सारी शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डाली गई। 10th शेड्यूल ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत डाली गई। 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट 1992 के तहत डाली गई। 4th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत म्यूनसिपल पार्टीज के तौर पर डाली गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन जो है 25 पार्ट है। ठीक है, और ये 25 पार्ट में जो है कुछ आर्टिकल्स जो है उनसे रिलेटेड होते हैं, मतलब चैप्टर टाइप का। मान लो यूनिट जिसको कहते हैं, जैसे जो है पहली यूनिट में इतने चैप्टर हैं, दूसरी यूनिट में इतने चैप्टर हैं, तो ऐसे मान लो कि पार्ट में कुछ आर्टिकल होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4, और फर्स्ट जो पार्ट है उसका नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि जो है संघ एवं उसका क्षेत्र, तो उससे रिलेटेड ही बात होगी फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, नागरिकता आपको कैसे मिलेगी, कैसे छटेगी, ये सारी चीज़ें जो है मतलब इसी से रिलेटेड तो जो है मतलब होती हैं। ठीक है, और थर्ड पार्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक जिसमें प्रोविज़न है। चौथा जो पार्ट है, फोर्थ जो पार्ट है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि DPSP, जिसमें मतलब ये होता है कि स्टेट को जो है कुछ मतलब जो है हमारा जो संविधान है वो कुछ आर्डर देता है। आर्डर का मतलब ये जस्टिसाइबल नेचर में नहीं है। जस्टिसाइबल का मतलब इसके लिए आप कानून की मदद नहीं ले सकते हो, ये स्टेट का अधिकार, मतलब जो है धर्म है कि उनकी जो है पालना करे। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 5 जो है यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट के बारे में है, और पार्ट 7 जो है वो हटाया जा चुका है, पार्ट 7 हट चुका है। पार्ट 8 जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में है। पार्ट 9 जो है वो पंचायतों के बारे में है। पार्ट 9A जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में है। पार्ट 9B जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। पार्ट 10 जो है वो शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में है। पार्ट 11 जो है वो यूनियन और स्टेट के बीच जो रिलेशन होते हैं उस पर UPSC अक्सर क्वेश्चन पूछा रहता है, उनके बारे में है। आप सोच रहे होगे कि सर जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे। अरे अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी आप सिर्फ मोटा मोटा पकड़ लो। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, पढ़ा के फुर्सत होगा, इसको पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए डाल दिया है ताकि जानकारी रहे कि कुछ पार्ट नाम की भी चीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 12 जो है वो लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में है। पार्ट 13 जो है वो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स के बारे में, जो टेरिटरी इंडिया में होता है। पार्ट 14 जो है ये सर्विसेज के बारे में है, यूनियन और स्टेट की। ठीक है, पार्ट 14A जो है वो सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन, ट्राइब्यूनल के बारे में है। पार्ट 15 इलेक्शन के बारे में है। पार्ट 16 इसमें स्पेशल प्रोविज़न है सर्टेन क्लासेस के लिए। पार्ट 17 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न है, जो कि वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी लिया गया है। पार्ट 19 में मिसलिनियस प्रावधान है। पार्ट 20 में जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि आज आप पढ़ने वाले हो उसके बारे में। पार्ट 20 में, पार्ट 20 जो कि 368 आर्टिकल अभी पढ़ने वाले हो। पार्ट 21 में जो है टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न है। और पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल है कमेंसमेंट अथॉरिटी टेस्ट इन हिंदी एंड रिपील्स। कुल मिलाकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हुए? आप कहोगे सर 22, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय 25 पार्ट हैं। तो आप कहोगे सर जो है 25 कहाँ हैं? हैं तो 22। तो ये आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपने मेरे पहले लेक्चर से वीडियो देखे नहीं है। अगर पहले ही लेक्चर देख लिया होता तो आप तुरंत समझ जाते, लॉजिक लगा लेते। लॉजिक दोस्तों ये है जो कई लोगों को नहीं पता रहता है कि 22 पार्ट सीरियल से लगा करके 22 है, लेकिन टोटल नंबर अगर पार्ट आप काउंट करने चलोगे तो ये देखो 9A, 9B और कहाँ गया 14A, तो दोस्तों टोटल 25 हो गए। ठीक, ये कईयों को नहीं पता रहता है, इसलिए कहता हूँ पहले लेक्चर से देख करके आओ, मज़ा ना आए तो पैसा वापस। चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे।
अब हम देखेंगे अमेंडमेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट के तरीका आपको पता है कि हमारे देश को बहुत पहले से प्रथा पता थी कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि संशोधन जो है प्रकृति का नियम ही है बदलना, और अगर जो है आप बदलोगे नहीं तो प्रकृति आपको बदल देगी। तो ये नियम जिनको पता था, ठीक है, तो वो भारत है। और भारत में जो है अमेंडमेंट ना मिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जब अमेंडमेंट की ताकत होगी तो बहुत सारे अमेंडमेंट भी हुए होंगे। बीच में दोस्तों मैं फिर आपको विवरण डालना चाहूँगा कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीपीटी मिल जाएगी। चलिए, अगर आपको पीडब्ल्यू से दोस्तों स्टडी करनी है, पीडब्ल्यू के आपको पढ़ाई करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा डिस्काउंट कूपन कोड मिल जाएगा, उसको लगा करके स्टडी कर सकते हो। दोस्तों अमेंडमेंट के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे तरीके हैं। अब आप कहोगे सर कई सारे तरीके का मतलब क्या है? कई सारे तरीके का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे तरीके हैं। हमारे लक्ष्मीकांत में तो बहुत कम तरीके दिए हुए हैं, या प्यारेलाल में बहुत कम तरीके दिए गए हैं। बस वही तो दिक्कत है। तुम यहाँ से पढ़ो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से ऊपर जाएगा ये लेक्चर, बल्कि हमारे सारे ही लेक्चर लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल से बहुत ऊपर हैं, ये बात याद रखिएगा। तो ये दरअसल यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर कट। ऐसा नहीं कि जो है ऐसे अंधेर नगरी चला रहे हो। चलिए, मेजॉरिटी दोस्तों, पहले अगर मेजॉरिटी की बात की जाए, एक होती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में क्या होता है कि 50% मेंबर जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग रिक्वायर्ड होती है। मतलब जैसे मान लो पार्लियामेंट है, उसका मान लो कोई हाउस है, ठीक है, मान लो उस दिन जो है प्रेजेंट मेंबर हैं, हालांकि लोकसभा में मान लो 445 मेंबर होते हैं, नहीं 545 मेंबर होते हैं, उसमें से मान लो उस दिन प्रेजेंट थे 400 और वोटिंग की है 315 है। तो ये दोस्तों मतलब होता है प्रेजेंट और वोटिंग का मतलब समझ गए कि प्रेजेंट कितने हैं, वोटिंग कितने की। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का हमें 50% से ज़्यादा चाहिए होगा। क्या हमने इसकी बात की टोटल मेंबरशिप का 545 का? नहीं, जो प्रेजेंट है और जो वोटिंग कर रहे हैं उसी का 50% से ज़्यादा हमें चाहिए होता है। तो ये दोस्तों होती है सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। ये बात याद रखने का कि यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, जिस दिन जो है सारे विपक्ष वाले ना हो उसी दिन जो है कोई भी चीज़ पास कर दो, बढ़िया तरीका है। तो ये दोस्तों जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न अगर आप देखोगे तो ये जो है आर्टिकल 100 से रिलेट होगा, आर्टिकल 100 इससे रिलेट होगा, आर्टिकल 169 इससे रिलेट होगा, आर्टिकल 356 इससे रिलेट होगा। आर्टिकल 100 का मतलब होता है जॉइंट सिटिंग। जब दोस्तों कोई भी बिल जो है बवाल में फंस जाता है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग होती है, जो कि 108 आर्टिकल में है। और जब किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्टेट में हटाना या बनाना, मतलब एबोलिशन या जो है क्रिएशन करना होता है, तब भी यही होता है दोस्तों। प्रेसिडेंट रूल में भी जो है यही होता है। और आर्टिकल 356 और ऑर्डिनरी जो बिल होते हैं, ठीक है, उनको जो है सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किया जाता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में। दोस्तों जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या एडजर्न मोशन होता है या सेंसर मोशन होता है या कॉन्फिडेंस मोशन होता है, इनको भी जो है पास करने के लिए, इन मोशनों को भी जो है पास करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए होती है इन मोशन को पास करने के लिए। अब आप कहोगे सर ये मोशन मतलब क्या है, मतलब क्या 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 है, क्या बता कर रहे हो? तो आप इतना समझ लो, बस बुद्धि में थोड़ा सा डाल लो कि ये मैं आपको लोकसभा वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब। ये दरअसल एक प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस, मतलब ये इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो ये मैं पार्लियामेंट वाले में बताऊंगा, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ होते हैं और इसमें ताकत बहुत होती है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो सरकार गिर जाती है। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, कुछ मुझे तो नहीं। अरे देख लो, अच्छा कदर ले पढ़ा है। अच्छा। पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल, यानी कि जो है जब इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट रूल से डिक्लेयर करनी होती है, तो अभी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट का रूल हो गया, या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है ख़त्म या बनाना हो गया, इलेक्शन जो है स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का लोकसभा में,
ठीक है, तो उसके लिए जो है ये चीज़ चाहिए होती है। आगे जो है आगे बढ़ते हैं, तो अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ कि जिसमें जो है मेजॉरिटी चाहिए होती है मोर देन 50% ऑफ हाउस टोटल मेंबरशिप। यानी कि जब, अब देखिए यहाँ पे एक शब्द नया लगा है, क्या? जो हाउस की टोटल मेंबरशिप है उसका मेजॉरिटी चाहिए 50% से ज़्यादा। अब देखो टोटल मेंबरशिप लगा, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। पार्लियामेंट आर द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट यूज़ द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फॉर नॉर्मल बिजनेस। यानी कि जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो नॉर्मल जो काम होते हैं उसके लिए इसका प्रयोग नहीं होता। फिर होता कहाँ पे है? ये तब होता है जब सरकार बनानी होती है। जैसे सेंटर या स्टेट में 50% से ज़्यादा चाहिए होता है, और जब 50% नहीं मिलता है तो फिर वो गठबंधन की सरकार बनती है, कोalition गवर्नमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है। किसकी बात कर रहे हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये दोस्तों मोर देन होती है 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। दोस्तों जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है ना हाउस की, उसका मोर देन 50%। अब आप कहोगे सर ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होती है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि उस जो जो जैसे मान लो 545 मेंबर हैं लेकिन उसमें से मान लो 45 सीट जो है किसी कारणवश वैकेंट हैं, खाली हैं, मतलब मान लो जो है उसमें एमपी भरे नहीं हैं, तो टोटल इफेक्टिव कितना हुआ? 500 हुआ। उस 500 का आधा करो, कितना हुआ? 250, यानी कि 255। 255 प्लस 1 कर दो, उतनी हमें मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो ये होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। समझ गए? यानी कि वैकेंट वाला हटा दिया जाता है। अप्लाई कहाँ होता है? तो ये दोस्तों रिमूवल जब वाइस प्रेसिडेंट का होता है उसमें होता है। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का जब हटाया जाता है, अरे, और रिमूवल जो है जब स्पीकर का होता है या डिप्टी स्पीकर का होता है लोकसभा का। दोस्तों जो डिप्टी स्पीकर लोकसभा का होता है ये लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी से ही आते हैं। ठीक है, विपक्ष की जो पार्टी होती है वहीं से लिए जाते हैं। ऐसी एक कन्वेंशन हमारे देश में है, लेकिन 2019 से डिप्टी स्पीकर जो है बना ही नहीं है। ठीक है, तो जब वो जो है स्पीकर नहीं होता है तो डिप्टी स्पीकर के पास पूरी ताकत आ जाती है और वो जो है काम करता है उस दिन उसी के तरीके से, और उस दिन बल्ले बल्ले होती है किनकी? अपोजिशन वालों की। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया का है, हाँ बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये इफेक्टिव मेजॉरिटी हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप्स की हैं आपको पता है? ये आपकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नहीं बताएगी। टोटल 4 टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी हैं। तो चलिए स्पेशल मेजॉरिटी की बात कर लेते हैं। दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी का टाइप 1 देखिए। दोस्तों टाइप 1 स्पेशल मेजॉरिटी का कहता है कि मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि जो मेंबर प्रेजेंट हैं और जो वोटिंग कर रहे हैं। आई होप कि अब आपको प्रेजेंट और वोटिंग का मतलब पता होगा, तो मुझे दोबारा नहीं बताना है। जो मेंबर प्रेजेंट और वोटिंग है उनका 2/3 याद रखिएगा, 2/3। इसके ये दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 है। ज़रूरत कहाँ पड़ती है? आर्टिकल 249 में। कब? जब राज्यसभा को कोई मतलब जो है अगर कानून बनवाना होता है स्टेट लिस्ट का, जैसे मान लो स्टेट लिस्ट में है लेकिन चाह रही है राज्यसभा कि ये पार्लियामेंट कानून बनाए, तो ये जो है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 अप्लाई होता है। तो उससे जो स्टेट पे कानून बनाने की ताकत जो है नेशनल इंटरेस्ट में पार्लियामेंट को मिल जाती है। ठीक, अब आप कहोगे सर जो है स्टेट क्या मतलब जो है स्टेट की बस की नहीं, वो भी तो बना सकता है। दरअसल यहाँ पे क्या है कि सेंटर ताकत लेना चाह रहा है समझ रहे हो? ज़्यादातर ऐसे ही केस होता है। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 देख लो। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 में क्या होता है? ताकत लेना चाह रहा का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए मिल जाएगी उस एक कानून बनाने के लिए। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी चाहिए होती 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग अलॉन्ग विद 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी कि सिर्फ हमें मेजॉरिटी चाहिए नहीं 2/3 मेंबर की प्रेजेंट एंड वोटिंग की, बल्कि उसमें ये शर्त भी निर्धारित है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसका 50% भी होना चाहिए। पता चला प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 तो सेटिस्फाई है, लेकिन जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसका आधा हो ही नहीं रही है, तो फिर जो है माना नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि अपोजिशन के उस दिन आए नहीं तो तुमने जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग करवा करके जो है पास करवा लिया, काम नहीं बनेगा। तो ये बात समझ आई? ये दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 होता है। ठीक, ये 368 से आता है। ठीक है, 368 में जो है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 की बात होती है। जैसे फंडामेंटल राइट में कुछ चेंज करना हुआ या डीपीएसपी में कुछ हुआ तो
तो ये फिर इसी में आता है, स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3। ये दोस्तों कैसा अमेंडमेंट का तरीका है, इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी चाहिए होती 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाई मोर देन 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाई अ सिंपल मेजॉरिटी। मतलब इसमें 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग तो चाहिए ही, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग तो चाहिए ही सेंटर के लेवल पे, साथ ही में 50% स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है एग्री करें, 50% से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेचर भी एग्री करें, और जिसको एग्री करने को दर्शाने के लिए वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर से एक सिंपल मेजॉरिटी से जो है पास करेंगे उसको। मतलब 50% से ज़्यादा स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से जो है उसको पास करें, 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। और सेंटर पे क्या करना है, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कहाँ पे अप्लाई होता है, तो जब भी कोई फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज होता है, आप मोटा शब्द पकड़ लो, वर्ड पकड़ लो, जब भी कोई फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज होता है जहाँ पे स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं वो जो है जुड़े होते हैं, वहाँ पे इस चीज़ का प्रयोग होता है, आर्टिकल 368। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 4 की। ये कैसी मेजॉरिटी होती है, इसमें मेजॉरिटी चाहिए होती है 2/3 मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ है ना हाउस की, उसका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। बात समझ लो, प्रेजेंट एंड वोटिंग शब्द नहीं लगा है, 2/3 हमें चाहिए, चाहिए तो चाहिए किसकी, टोटल स्ट्रेंथ जो हाउस की है। कब होता है, तो जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये बात जो है आपको समझ आई, और आई होप कि जो है आप समझ रहे होगे कि मैं क्या वैल्यू डिलीवर कर रहा हूँ। अभी तो ये जस्ट शुरुआत है, ठीक है। आगे मैं देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया जो है आपको अभी कॉन्सेप्ट बताऊँगा, जिससे जो है जो आपने अभी तक नहीं जाने होंगे, और आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे उनको भी देख कर आइए, फिर इस लेक्चर पे आइए तो आपको और चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो डेफिनीशन सबसे पहले अमेंडमेंट की समझ लीजिए। अमेंडमेंट का मतलब होता है कानून में, लॉ में या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐड करना, या उसमें कोई वेरिएशन करना, या उसको रिपील करके रद्द कर देना। ये चीज़ें जो है अमेंडमेंट की उसमें आती हैं। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स में कि अमेंडमेंट में क्या होता है, तो यही 3 चीज़ें होती हैं। केशवानंद भारती का जो केस था उसमें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का आप जो है अमेंड नहीं कर सकते हो। मतलब अमेंडमेंट की ताकत पार्लियामेंट के पास इतनी नहीं है कि एब्सोल्यूट है कुछ भी अमेंडमेंट कर दो, नहीं। अगर संविधान का मूल आत्मा जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की मूल आत्मा अगर सेकुलर है, तो उसको आप नहीं बदल सकते हो। दोस्तों इंडिया में लॉ मेकिंग की जो पावर है वो 246 से जो है वो कानून बनाने की जो है यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट को हमारे देश में है, और 368 से पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। अमेंडमेंट का दोस्तों प्रोसीजर क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है, फिर दोनों हाउस में जो है मेजॉरिटी से पास होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। बिल के केस में दोस्तों होता क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा से अगर मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या बताया 108 आर्टिकल में, 108 आर्टिकल में होता है जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन में अक्सरतर वो बिल पास हो ही जाता है, क्योंकि संख्या ज़्यादा किसकी होती है, लोकसभा वालों की। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तब जॉइंट सेशन नहीं होता है, ये जो है आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में लोकसभा और राज्यसभा की ताकत लगभग बराबर होती है। बिल के केस में जो है जॉइंट सेशन में काम कर दिया जाता है 35। साथ ही में जो मनी बिल होता है उसमें लोकसभा की ताकत ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये बातें मैं आपको आगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में तो पढ़ाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो है प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाता है। अच्छा, जैसे दोस्तों आपको मैंने इसे लालीपाप ऐसा चटा दिया है कॉन्सेप्ट को, ये मत सोचना कितना आसान काम होता है, ठीक है। अभी मैं अगर आपको पूरा पेज निकालूँ ना तो इसमें बहुत लंबा प्रोसीजर बन जाएगा। फिलहाल बस मोटा मोटा अभी आप समझ लीजिए, जब अगला लोकसभा वाला चैप्टर या पार्लियामेंट पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। अब आर्टिकल नंबर 368 में दोस्तों प्रोविज़न देख लेते हैं। तो 361 में जो है 68 में जो है टोटल प्रोविज़न है 5 क्लाज हैं,
ठीक है। आर्टिकल के अंदर दरअसल क्लाज होते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 368 क्लाज 1 क्या कहता है कि किसी भी चीज़ को ऐड, वेरिएशन, रिपील कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लास 2 क्या कहता है, अमेंडमेंट जो है किसी भी हाउस में जो है पेश किया जाएगा, ठीक है। और हमें मेजॉर और हमें जो है किसी भी हाउस में, मतलब जो है किसी भी हाउस में जो है पेश कर सकते हो। अंत में प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। आप कहोगे सर बीच का प्रोसेस नहीं बता रहे हो कि मेजॉरिटी की किसकी चीज़ की चाहिए होगी, तो उसके अलग अलग तरीके हैं, ऊपर मैंने बताया, इसीलिए मैं किसी एक विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो अलग अलग है, बिल पे डिपेंड करता है आया काहे का है। अगर स्टेट से रिलेटेड भी मामला होगा तो उसमें अलग मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर ऊपर का होगा सिर्फ फंडामेंटल राइट वाला और या डीपीएसपी वाला तो अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। तो वो अलग मेजॉरिटी उस पर डिपेंड करती है कि बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आया किस टाइप का है। अच्छा, यहीं पे दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, तो इस समय हमारे देश में आज की तारीख में आपको बता दूं, डेट है 10 सितंबर 2025। हमारे टोटल देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल आ चुके हैं वो आ चुके हैं 130। पास कितने हुए हैं, तो पास सिर्फ हुए हैं 106 से, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 130 आ चुके हैं, 106 ही पास हुए हैं। क्लास 3 क्या कहता है, तो क्लास 3 कहता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, तो जो है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। लेकिन क्लास 3 दोस्तों ये कहता है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। दरअसल ये पहले नहीं था, ये दरअसल ऐड किया गया था 24 अमेंडमेंट के द्वारा 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अगर हम किसी के फंडामेंटल राइट छीन लेते हैं तो जुडिशियल रिव्यू ना करो, ठीक है। डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है, जो राज्य की नीति के लिए कोई निर्देशक तत्व, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगर हम कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंज कर रहे हैं तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। इंदिरा गांधी जी ने ये 24th अमेंडमेंट करके जो है डलवा दिया था। 368 क्लास 4 में दोस्तों अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है दी गई हैं पार्लियामेंट को। पार्ट 3 को भी जो है फंडामेंटल राइट का अमेंडमेंट हो सकता है। ऐसा इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट 1976 का करके जो है डलवाया था। और मिनर्वा मिल्स का जो केस था 1980 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्लियरली कह दिया था कि हम आपके क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 को जो है नहीं मानेंगे, और जो है जुडिशियल रिव्यू सरकार देश की जो है जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पर हम किसी भी प्रकार का मतलब बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये फिलहाल जो है क्लास 3, 4 और 5 जो है ये जो अनचैलेंजेबल लिख दिया था वगैरह, कुछ माने नहीं गए। कब, मिनर्वा मिल्स का केस था। ठीक, बात समझ आई दोस्तों। इवन जो 9th शेड्यूल है ना, जिसमें कानून डाले गए थे वो लैंड वाले, फार्म वाले, वो भी जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। हालांकि बनाई वो जुडिशियल रिव्यू ना हो इसी के लिए गई थी, लेकिन उसका भी हो सकता है। जैसे आईआर कोयले केस 2007 का है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू देश की बेसिक स्ट्रक्चर है, तो किसी भी चीज़ का जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा, भले तुम लिखवा दो। अब यहाँ पे जो है कुछ आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए, कुछ नहीं पता होना चाहिए दोस्तों। लॉ कितने टाइप के होते हैं, लॉ होते हैं 3 टाइप के। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनरी लॉ, ठीक है, जो है स्ट्रक्चर, पावर, रोल ऑफ स्टेट डिफाइन करता है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आप क्या पढ़ रहे हो, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी का मतलब क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ोगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, क्या पावर है, क्या स्ट्रक्चर है, यही चीज़ तो पढ़ रहे हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, ठीक है। दूसरा होता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका वोटिंग राइट जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगला होता है दोस्तों कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ क्या होता है, कस्टमरी लॉ जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये अपने अपने जो है लॉ होते हैं, तो इनको हम कस्टमरी लॉ कहते हैं। फिर दोस्तों कुछ होते हैं स्टैचुरी लॉ। स्टैचुरी लॉ क्या होते हैं, जो लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी होती हैं, ठीक है, उनको हम स्टैचुरी लॉ कहते हैं, जो लॉ के द्वारा बनाई गई हों, ठीक है। कानून पास करके कोई बॉडी जब बनाई जाती है तो उसको स्टैचुरी लॉ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब दोस्तों जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको देखने चाहिए जो आज तक हुए हैं। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ 9 शेड्यूल से रिलेटेड था, और इसने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन, फॉरेन स्टेट और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस के तौर पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक लगाई थी। ये फर्स्ट अमेंडमेंट की बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो है जजमेंट दिया था जिसमें जो है प्रेस की फ्रीडम जो है उसको 19 से ही जो है जोड़ दिया गया था कि आर्टिकल 19 से ही आपको मिलती है। और ये आज भी हमारे देश में है। आप आर्टिकल 19 क्लास 2 पढ़िए, उसमें जो है एट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आज भी है। दोस्तों 7th अमेंडमेंट जो हुआ था उससे जो है जो ये 4 कैटेगरी थी ना स्टेट की, वो ख़त्म कर दी गई थी। दरअसल ये मैं आपको अगले आने वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा कि पहले स्टेट जो होते थे उसमें 4 कैटेगरी होती थी, ABCD में डिवाइड किए जाते थे, तो वो ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट आया था। पहले पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C चलता था, पार्ट D। जो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन था उसको यूनियन टेरिटरी में बढ़ा दिया गया था, और हाई कोर्ट जो है वो 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए भी सर्व कर सकती थी। ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों 42nd अमेंडमेंट होता है 1976 में। इसमें इतने सारे अमेंडमेंट हुए थे इंदिरा गांधी जी की सरकार में कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया जाता है। उन्होंने सत्ता के संघर्ष के लिए जो है इतने अमेंडमेंट किए, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी नाम के 3 जो वर्ड हैं ये इसी से जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटी जो है पार्ट 4A में इसी से जोड़ी गई थी। प्रेसिडेंट जो है वो एड एंड एडवाइस जो कैबिनेट की होगी उसी पे वर्क करेगा, ये इसी पे जोड़ा गया था। इसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया था जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया अभी क्लास 3, 4, 5। इसने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट में कुछ वेरिएशन करना पड़े तो वो कर सकती है, चैलेंज नहीं करेगी जुडिशरी। तो ये 42nd से ही हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसने 3 एडिशनल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ऐड की है। इसने जो लोकसभा और राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर था उसको 6 ईयर कर दिया था, 5 साल से। इसने जो है अगर हम बात करें तो फैसिलिटेट किया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को इस्टेब्लिशमेंट करने का। इसने इनेबल किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाने का। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है पार्ट अगर बताऊं तो 14A में आते हैं। ये दरअसल ऐसे मान लो कि जल्दी मामले का निपटारा करने के लिए बनाए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। ठीक है, इनसे जल्दी हो जाता है, कोई भी निपटारा होता है। अगर जो है उससे अनसेटिस्फाइड रहते हो तो अब दरवाज़ा खटखटा सकते हो, सेटिस्फाई रहते हो तो अच्छी बात है। फिर दोस्तों क्या हुआ, सरकार बदली, इंदिरा गांधी जी के बाद आई मोरारजी देसाई की सरकार। फिर होता है 44th अमेंडमेंट 1978। जो ताकत हथियाई गई थी, जो ताकत कब्जा की गई थी, उसको जो है संविधान में दोबारा ऐसा कोई इमरजेंसी ना डिक्लेयर करे, और ऐसे प्रावधान किए गए इसमें ताकि दोबारा जो है कोई तानाशाह बनने का कोशिश ना करे और जो है ऐसे काम ना करे। तो 44 जो है पापों को धुलने के लिए लाया गया था। चलिए जो आपको बताते हैं। गरीबी हटाओ, गरीबी को हटा दो। दोस्तों 44 तो अमेंडमेंट था, इसमें जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर था वो 5 साल पे कर दिया गया। इसमें जो है अगर हम बात करें तो कहाँ गया प्रोटेक्शन ऑफ प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट। इसने जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो प्रोसीडिंग होती है उसको न्यूज़पेपर में जो है ट्रू रिपोर्ट जो है उसकी पब्लिश करना अलाउ कर दिया। इसने जो है एम्पावर कर दिया प्रेसिडेंट को कि कैबिनेट की एडवाइस को जो है रिकन्सिडर करने के लिए भेज सकता है, ऐसा नहीं कि पहली बार में मान लो। इसने जो है जुडिशियल पावर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है उसको रिस्टोर किया। इसने जो टर्म था, पहले क्या होता था 352 में लिखा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो स्कोप होता है वो काफ़ी वाइड हो जाता है। मान लो गली में अगर कोई जरा सा भी मामला हो गया, तुमने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो अब आर्म्ड रिबेलियन लिख दिया गया, तो इस शब्द का औचित्य बड़ा बन जाता है। इसने जो है प्रेसिडेंट को जो है अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो रिटर्न में रिकमेंडेशन चाहिए होगी कैबिनेट की। इसने प्रोसीजरल सेफगार्ड जो है लगाए। ठीक है, कुछ प्रोसीजर जो होते हैं प्रेसिडेंट रूल लगाने के, उसमें कुछ संशोधन किए कि कितने समय के बाद अप्रूवल चाहिए होगा पार्लियामेंट से, कितने समय तक लग सकता है वगैरह वगैरह। प्रोसीजर में सुधार किया ताकि लंबे समय तक ना लग पाए। राइट टू प्रॉपर्टी जो है ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल 20 और 21 जो है
इसने कहा कि वो सस्पेंड नहीं हो सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के समय। दरअसल पहले क्या था, अगर आपको एडीएम जबलपुर का केस याद हो तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है, किसी कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम ही थी, कहा था कि जो जो 20 और 21 है नेशनल इमरजेंसी के समय जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। हालांकि पुत्तुस्वामी केस या फिर कह लीजिए ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये ख़त्म कर दिया गया कि 20 और 21 जो है ये कभी सस्पेंड आपके फंडामेंटल राइट नहीं होंगे। इसने जो है जो अथॉरिटी छीनी गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड जो इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविज़न होते हैं उन मामलों में जो है कोई कोर्ट वगैरह जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो वो छीन लिया, मतलब वो ताकत को दोबारा दे दिया कि ऐसा नहीं होगा। फिर दोस्तों 52nd अमेंडमेंट आता है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लाया जाता है, 10 शेड्यूल में डाला जाता है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। 61st अमेंडमेंट के द्वारा जो है ये 21 से 18 ईयर उम्र कर दी गई। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट की पार्ट 9A में डाला, 11th शेड्यूल में डाला, ठीक है। आर्टिकल जो है 243 से 243O तक जाते हैं। 74th अमेंडमेंट ने जो है अर्बन लोकल बॉडी क्रिएट की 74th अमेंडमेंट के द्वारा, और ये जो है PV नरसिम्हा राव के समय जो है हुआ था, उन्हीं की सरकार में। और पार्ट 9A जो है बनाया गया 243P से 243ZG तक जो है इसमें आपको प्रोविज़न मिलेंगे। 12th शेड्यूल में डाला और जो है म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई गई। 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो है मैं आपको बताऊं तो राइट टू एजुकेशन जो है 86 अमेंडमेंट के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया गया, और इसने आर्टिकल 51A एक नया फंडामेंटल ड्यूटी बनाया जिसका मकसद था कि जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं, उनका कर्तव्य होगा, एक ड्यूटी नहीं डाल दी गई। और 45 में डायरेक्शन दी गई स्टेट को, क्योंकि DPSP का पार्ट है आर्टिकल 45 की, स्टेट जो है वो आर्टिकल 45 के तहत शिक्षा जो है सभी को 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को अलाउ, मतलब जो है करवाएंगे। 101st अमेंडमेंट होता है जिसमें GST इंट्रोड्यूस की जाती है। 103rd अमेंडमेंट के द्वारा जो है EWS को रिजर्वेशन दिया जाता है 10% का। 104th अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो जो एंग्लो इंडियन की जो कम्युनिटी को दोस्तों रिजर्व सीटें मिलती थी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो ख़त्म कर दी गई, और इसने रिजर्वेशन जो है एक्सटेंड कर दिया अगले 10 सालों के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। 106 अमेंडमेंट के द्वारा जो है वुमेंस के लिए जो है सीट रिजर्वेशन का प्रावधान लाया गया। महिला सशक्ति वंदन अधिनियम कुछ था, ठीक है। और इसने लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है सेंसस होने के बाद जो है, और जो है इसमें 1/3 सीटें जो है वो वुमेन को जो है रिजर्व की जाएंगी, ठीक। तो ये 106 लास्ट अमेंडमेंट था जो कि मैंने आपको बताया। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड, वो जो है आप थोड़ा सा देख लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड पहला क्वेश्चन दोस्तों अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको देख लीजिए। 2013 में क्वेश्चन पूछा था 13 में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्रेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेक करती रहती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से, और आर्टिकल 368 पे जो है रोक लगाती रहती है। रोक नहीं मतलब जो अथॉरिटेरियन पावर कहीं ना गेन कर ले पार्लियामेंट, उस पर रोक लगती रहती है। किससे? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से, सुप्रीम कोर्ट। और इसके कई सारे केस हैं, जैसे शंकरी प्रसाद, जैसे जो है शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, इसमें जो है पार्लियामेंट ने अनलिमिटेड पावर जो थी अमेंड करने की फंडामेंटल राइट को भी जो है दे दी थी। गोलकनाथ केस में जो है मामला पलट जाता है और कह दिया जाता है कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट नहीं बदल सकती है। केशवानंद भारती केस में तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब मैं आप सोच रहे होंगे सर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थोड़ा सा जिक्र कर दो, तो यार अगर तुम पिछले लेक्चर नहीं देख के आए हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर इतनी डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी। अब आप पिछले लेक्चर देख के नहीं आओगे, हर बात थोड़ी ना मैं मुँह चलाऊंगा उतना, तो बात समझा करो। इंदिरा गांधी राजनारायण का केस, ठीक है, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन में रख दिया था। मिनर्वा मिल्स का केस भी जो है, मिनर्वा मिल्स के केस में मैंने आपको बताया था कि जो है ये लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, ऐसा नहीं जो है कुछ भी अमेंड कर देगी, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव तरीका अगर देखा जाए तो अथॉरिटेरियनिज्म को रोकती है, और क्रिटिसिज्म ये करती है कि जज ही जो है सारी चीज़ें को इलेक्ट करेंगे, मतलब सब ताकतें जज ही रखेंगे, पार्लियामेंट को क्या मिलेगी, ये पार्लियामेंट का काम है,
ये क्रिटिसिज्म भी होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 2015 का, हालांकि इसका कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी जो है आपको पता होना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि जो अमेंडमेंट होते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन पर नज़र रखा करो, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है। दोस्तों एक विसिल ब्लोअर एक्ट आया था 2011 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? वो दरअसल पार्लियामेंट में आया था कि जो विसिल ब्लोअर होते हैं, विसिल ब्लोअर कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो, दरअसल ये क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए बोला था। मैं आपको बता दूं कि विसिल ब्लोअर एक्ट जो था, वो जो इसे करप्शन पे आप आवाज़ उठाते हो, या करप्शन की मान लो आप जो है किसी को मुखबिरी करते हो, या मान लो सरकार को बताते हो कि ये करप्शन कर रहा, या यहाँ पे ये गंदी चीज़ें हो रही, या यहाँ पे जो है ये चीज़ें चल रहा, ये रैकेट चल रहा, वो चीज़ें चल रही, ये अगर इसकी आप पोल खोलते हो तो आपको कहा जाता है विसिल ब्लोअर। ठीक, अब जो है यूपीएससी का ऐसा मानना था कि ये जो एक्ट आया है ये खतरनाक, मतलब ये जो है बेकार एक्ट है। अगर ये एक्ट आ गया तो इससे कोई जो है विसिल ब्लोअर बनेगा ही नहीं। लिखा नहीं है कि देयर विल बी नो वन लेफ्ट टू प्रोटेक्ट, यानी कि कोई बचेगा ही नहीं। क्रिटिकली एनालिसिस इवेल्युएट कीजिए। अब यूपीएससी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस एक्ट में दोस्तों कुछ ये था कि जो नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ें हैं या जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उसको जो है आप ऐसे विसिल ब्लोअर नहीं बनोगे जा करके। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके खिलाफ तो कभी कोई बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि वो जो है नेशनल इंटरेस्ट में लगा करके हमें जो है दंडित कर देंगे, सज़ा से प्रावधान कर देंगे। तो ये चीज़ जो है इसकी ख़राब थी, इसी को लेकर के जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ये आप पढ़ लीजिएगा, सब लिखा हुआ है। अब जो है 2016 में दोस्तों जो है पूछा था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के। ठीक है, और ये दोस्तों आपको पता है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के रिलेटेड है। अब आप कहोगे सर इसका आंसर नहीं लिखा। फेडरल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, फेडरलिज्म से रिलेटेड है, जो कि हर साल पूछा जाता है फेडरलिज्म से रिलेटेड। और चूँकि अमेंडमेंट था इसको मैंने इसमें रखा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने इसका आंसर पूरा सब डिस्कस किया है, जब ये दरअसल फेडरलिज्म का क्वेश्चन है। आप कहोगे सर इसमें क्या रख दिया? क्योंकि अमेंडमेंट पे था ना, इसलिए रख दिया। तो इसको साल में पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ, उसको देख कर गया हो। अच्छा, अगला क्वेश्चन 2017 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, enumerate the occasion when this would normally happen and also the occasion when it cannot be the reason thereof। दोस्तों दरअसल आपको पता होना चाहिए कि 108 में हमारे जॉइंट सेशन का जो है सिटिंग का दोनों हाउसेस का प्रावधान है। आप कहोगे सर ये क्यों है, मतलब क्या, मतलब ज़रूरत क्या है, मतलब क्यों है? दोस्तों कारण ये है कि जब बिल कोई भी होता है, जब मान लो लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा में ना हो पाए, ये दोनों के बीच में जो है पास ही नहीं हो रहा है, तो एक जॉइंट सेशन होता है जिसमें चूँकि लोकसभा के मेंबर ज़्यादा होते हैं तो पास हो ही जाता है। तो कई बार क्या होता है कि वो पास हो जाता है और कई बार पास नहीं भी होता है जॉइंट सेशन से भी। तो उसके कुछ एग्जाम्पल देने थे, जैसे दोस्तों ऐसे कुछ बिल हैं जो जॉइंट सेशन से ही पास हुए हैं, जैसे डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1978, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। ये सब जो है जॉइंट सिटिंग से ही पास हुए हैं। और ऐसा भी दोस्तों कई बार प्रावधान हुआ है कि जॉइंट सिटिंग नहीं हुई है, जैसे मनी बिल जो है आर्टिकल 100 जो 10 होता है उसमें जो है जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, उसमें कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी मनी बिल में। ठीक है, मनी बिल में जो है ताकत लोकसभा की ज़्यादा होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई अमेंडमेंट करना होता है इसमें भी कोई जो है जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। ठीक, और मनी बिल जो है ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है 14 दिन तक, अगर राज्यसभा उसको पास करे और चाहे ना करे। 2017 में दोस्तों जो है जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। जीएसटी फेवरेट रहा है और इसलिए जो है इस पर 2 बार पूछा है। 2017 में क्या पूछा था कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साइलेंट फीचर बताइए, और क्या आप सोचते हो कि रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड प्रोवाइड फॉर कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस। यानी कि जो है आपसे ये पूछा था कि इसकी इफेसियस के बारे में बताइए कि क्या ये कास्केडिंग इफेक्ट को जो है हटा पाया या चीज़ें जो है हटा पाई, क्या अचीवमेंट इसके क्या रहे। तो सबसे पहले तो साइलेंट फीचर बता दो। तो जीएसटी के बारे में जो है इकोनॉमिक्स में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये जो है वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट था,
जीएसटी काउंसिल, जो कि अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में थी, क्योंकि अब जो है 2 स्लैब कर दी गई हैं, एक 18%, एक जो है 5%। पहले ये जो है स्लैब बहुत सारी होती थी, ठीक है। तो 279A से जो है जीएसटी काउंसिल बनती है, और SGST, IGST, CGST, ठीक है, ये सेंट्रल मतलब सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, इंटर स्टेट हो गया, ऐसे जीएसटी के अलग अलग जो है प्रकार हैं। दोस्तों स्टेट को जो है अगर हम बात करें तो कंपनसेशन भी दिया गया था अगले 5 साल के लिए, क्योंकि जीएसटी एक नया नया तरीका था कैसे टैक्स वैक्स मिलेगा सरकारों को, स्टेट भी काफ़ी उसमें थे कि पता नहीं पैसा ना कम हो जाए। अमेंडमेंट किया गया था 7 शेड्यूल में, क्योंकि जो है स्टेट और सेंटर से दोनों से रिलेटेड ही मामला था, इसलिए 7th शेड्यूल में जो है अमेंडमेंट किया गया था, क्योंकि जीएसटी जो है स्टेट को भी अफेक्ट करती है ना, इसीलिए। और इसने जो है अचीवमेंट की बात की जाए तो इसने जो है कास्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया। अब आप कहोगे सर कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े होगे तो आपको पता होगा। नहीं सर फिर भी बता दो, चलो बता देते हैं। इसका मतलब ये है कि दरअसल जब आप कोई भी चीज़, जैसे मान लो मैं कट्टों का व्यापारी हूँ, ठीक है। अब मैंने मान लो जो है लोहा, स्टील, पीतल सब मंगाई। आज जब मैंने पीतल मंगाई तो पीतल पे मैंने टैक्स दिया, पीतल से कट्टा बन के, पीतल से मान लो गोली बन के तैयार हुई। तो अब मैं जब जो है इसको मान लो जो है किसी दूसरे को सेल करूँगा, तो मैंने पहले पीतल पे टैक्स दिया, फिर मैंने जो है कट्टे पे भी टैक्स दिया, तो डबल डबल क्यों? तो इस कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लीजिए, हर बार जो है हर प्रोसेस में नहीं लोगे, इसी को कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट है। और इसको आप जो है सरकार से क्लेम कर सकते हो, ITR वर्क है, ठीक है, ठीक है। तो इसको कास्केडिंग इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसने इसको हटा दिया, ठीक है, 1 नेशन 1 टैक्स। और जो मल्टीप्लिसिटी थी, पहले वैट चलता था, ठीक है, तो ये बहुत आसान हो गया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी आ गई, कॉमन नेशनल मार्केट आ गई, एक जैसे टैक्स 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये सब उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी हाल में जो है जीएसटी काउंसिल के द्वारा इसको सुधार दिया गया है। अब 2 ही स्लैब बचे हुए हैं, अब बचे हुए हैं सिर्फ 5 और 18, ठीक। चलिए 2019 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। यानी कि जो पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर है वो लिमिटेड है, एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। तो आपको इसको भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से जोड़ देना है, तो आपको पता चल जाएगा। वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, सेम जो है क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम रिपीटेंस है। यानी कि जो 2019 में पूछा वही कब पूछा था, वही पूछा था 2013 में। तो 2013 और 2019 में जो है सेम क्वेश्चन है ये, तो इसीलिए PYQ बहुत ज़रूरी होते हैं। 2020 में क्या पूछा है? 2020 में दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, उससे जो इंडिपेंडेंस थी, ठीक है, ऑटोनॉमी थी इंफॉर्मेशन कमीशन की, वो जो है उस पर इम्पैक्ट हुआ था। तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन पूछा था अमेंडमेंट से रिलेटेड। चूँकि इसमें अमेंडमेंट था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रख लिया। अब आप कहोगे सर सॉल्व नहीं कराए, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा आर्टिकल 19 में, ठीक है। जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊँगा, फंडामेंटल राइट्स, तब सॉल्व कराऊँगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा है, अमेंडमेंट से था तो मैंने डाल दिया। 2023 में दोस्तों जो है क्वेश्चन फिर पूछा है जीएसटी से रिलेटेड, लेकिन इस बार जो है क्वेश्चन का स्वरूप बदल गया है कि जिस जीएसटी की तारीफ उस समय की थी, अब यूपीएससी उसकी ही जो है कह रही है कि ये जो है पूछ रही है कि क्या ये जो है फेडरलिज्म के साथ न्याय है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फेडरलिज्म इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। क्या जो है ये फेडरलिज्म स्ट्रक्चर के साथ न्याय है? तो ये आपको बताना था। तो दोस्तों जो है अगर हम बात करें तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे जो टैक्स होता था वो जो है फाइनेंस कमीशन की जो है जो एक फार्मूला होता है उसके बेस पे जो है बंटवारा होता था। 42% जो है 14th शायद जो है फाइनेंस कमीशन के जो है कहने पे हुआ था, 42% स्टेट को मिलता है। बाकी जो है तो क्या ये जो है न्याय है? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये सब जो है उसके फीचर हैं, ठीक है। और शेयर्ड टैक्सेशन पावर है, यानी कि जो है स्टेट जो है अपने टैक्स लगा सकते हैं सर्विस पे, ठीक है। पहले जो है सिर्फ यूनियन को ही ये पावर होती थी एक्सक्लूसिव टैक्स लगाने की, तो ये तो न्याय है, सही बात है।
डिसीजन मेकिंग बाई कंसेंसस, जीएसटी काउंसिल में जो है 75% मेजॉरिटी से ही कोई निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 2/3 वोटिंग शेयर स्टेट का है और 1/3 यूनियन के पास है। तो डिसीजन मेकिंग तो आज भी है, फेडरलिज्म को दिखा रही है। कंपनसेशन स्टेट को जो है 5 साल के लिए शुरू में दिया गया था। और काउंसिल जो है अलाउ करती है कि डिफरेंट जीएसटी रेट जो है छूट और स्पेशल प्रोविज़न नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट के लिए। तो ये फेडरलिज्म तो है, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक। दोस्तों 2025 का हाल ही का क्वेश्चन, इसी बात पे लाइक ठोक दो तो जो है तुम्हारे लिए कितनी रिसर्च करके लाते हैं इतना मतलब करंट का अकाउंट उठा करके लाता है, एक एक चीज़ कवर कर रहे हैं तुम्हारी। 2025 में दोस्तों क्वेश्चन फिर जो है फेडरलिज्म से रिलेटेड ही पूछा है। फेडरलिज्म इज़ अ फेवरेट टॉपिक, और अगर आप इस चैनल पे हो तो आपके बहुत धन्य भाग्य हैं कि आप यहाँ पे हो, क्योंकि पॉलिटी तो आपकी चमकेगी, नसों नसों में उतार दूंगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्ड द अमेंडिंग पावर ऑन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन with a few procedural hurdles. In view of this statement, examine the procedural and substantive limitation on the amending power of the parliament to change the constitution. दोस्तों आपको पता है कि 368 से पार्लियामेंट को जो है ताकत मिलती है, लेकिन ये ताकत जो है बेसिक स्ट्रक्चर से जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टरिन से लिमिटेड भी है। तो प्रोसीजरल लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो वो तो हैं, जैसे स्पेशल मेजॉरिटी में हम देखें तो जो है मोस्ट प्रोविज़न के लिए जो है हमें स्पेशल मेजॉरिटी ही चाहिए होता है, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी में मोस्ट प्रोविज़न के लिए चाहिए होता है। और स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी, जिसमें बाउथ हाउसेस की जो है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप जो है ये हमें चाहिए होती है। ये प्रोसीजरल लिमिटेशन है। बाइकैमरलिज्म, लोकसभा और राज्यसभा जो है अमेंडमेंट सेपरेटली पास करते हैं, कोई प्रोविजंस ज्वाइंट सिटिंग का नहीं है। रेटिफिकेशन बाई स्टेट चाहिए होता है जब फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज होता है, प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए होता है। लिमिटेशन दोस्तों पार्लियामेंट के ऊपर क्या लगाई गई हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और इम्प्लिसिट लिमिटेशन है। इम्प्लिसिट लिमिटेशन का मतलब ये हुआ जा करके कि जो पार्लियामेंट है उसमें अस्पष्ट रूप से, अनक्लियर रूप से जो है कुछ पता ही नहीं किस चीज़, जो कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी, कौन सी चीज़ उसमें नहीं आएगी। और कॉन्स्टिट्यूशन को आप नए डॉक्यूमेंट में बदल नहीं सकते हो पूरी तरीके से, ठीक है। ऐसा गोलकनाथ के केस में कहा था 1967 में। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। दोस्तों जो प्रोसीजरल हर्डल हैं वो इंश्योर करते हैं डिलीवरेशन को, ठीक है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो इसेंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उनको बनाए रखती है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी और अथॉरिटेरियन दोनों बैलेंस होता रहता है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट के प्रोसीजर हैं उसका कुछ क्रिटिसिज्म भी है, वो भी आपको सुनना चाहिए। स्टेट के पास दोस्तों जो है अमेंडमेंट शुरू करने की कोई भी ताकत नहीं है, ठीक है। ये पार्लियामेंट के पास है अमेंडमेंट की ताकत। हाँ, स्टेट ये जरूर कर सकते हैं कि कोई रेजोल्यूशन जो है रिक्वेस्ट करें पार्लियामेंट को कि किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटाएं या बनाएं। आइए इसके लिए रेजोल्यूशन ही सिर्फ कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास दोस्तों जो है पावर है मेजर पार्ट को अमेंड करने की, ठीक है। और कुछ ही केस ऐसे हैं जहाँ पे हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। कोई टाइम फ्रेम नहीं है रेटिफिकेशन का, ठीक है, कि स्टेट जो है कब रेटिफिकेशन करेंगे इसका कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है, ठीक है। नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन अमेंडमेंट, तो अमेंडमेंट में जो है कोई जॉइंट सिटिंग भी नहीं होती है। प्रोसीजर जो अमेंडमेंट का है वो दोस्तों जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है के समान ही है लगभग, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है वही अमेंडमेंट का प्रोसेस भी है, समान ही है, बस जॉइंट सिटिंग का फ़र्क है थोड़ा बहुत। तो ये दोस्तों जो है आज का लेक्चर समाप्त हुआ। लेक्चर को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लेक्चर का पूरा देखे होगे, खुद कर दोगे। और हमारा जो ये पीपीटी पूरी जो है आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडब्ल्यू से पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन कूपन कोड जो है मिल जाएगा। धन्यवाद।